जब हम विमेन हेल्थ या मेल हेल्थ की बात करते हैं तो सेक्सुअल वेलनेस अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या फिर एक टैबू टॉपिक बना दी जाती है। लेकिन सच ये है कि सेक्सुअल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ मतलब सिर्फ पुरुषों का हेल्थ नहीं होता, सेक्सुअल हेल्थ विमेन का होता है। देखो, हम कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है जी बिल्कुल, ये भी मानना पड़ेगा आपको। सब इम्परफेक्ट है, आप भी इम्परफेक्ट हो, मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन हम चीजें कम कर सकते हैं, यही हमारा एक एफर्ट है। तो उसमें प्री काउंसलिंग में एक हमारा पूरा पैकेज होता है। उसमें हम लोग पहला लेते हैं पर्सनैलिटी, बिहेवियर, फाइनेंशियल, आपका बेबी प्लानिंग एंड सेक्स। कैसे बताओ डॉक्टर कि मुझे सेक्स करते वक्त दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या सोचेंगे, नर्स क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं किसको लेकर जाऊं, क्यों बताओ। ये लोगों की मतलब धारणाएं हैं, भ्रम बैठा है। तो हर महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी ऐसे कोई कॉमन सिम्टम दिखे, चाहे आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, आप प्लीज अपने आप को, अपने बॉडी को कभी भी शेम फील मत करिए। अगर किसी भी वजह से शारीरिक संबंध रखने के वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत, वो जलन हो, दर्द हो या कोई और चीज के माध्यम से हो, जैसे गीलापन ना होना, जो नेचुरल लिब्रिकेशन होता है शारीरिक संबंध में, इन समस्याओं में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट का मेजर काम होता है कि वो ये सिर्फ चीज ठीक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और इस पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आज का एपिसोड हर एक इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि आप जान पाएंगे कि रिलेशनशिप में कहाँ पे गलती हो रही है, और एक छोटी सी सलाह आपके रिलेशनशिप को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री बना सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक सुख के दरमियान प्लेजर वो नहीं महसूस कर पाती, जैसे उनको पहले जिस चीज में सुख मिलता था, अभी वो नहीं मिलता। हाँ, इसलिए सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं या वजाइना लैक्स हो गई है, स्वाभाविक बात है कि अगर 3 से 4 बच्चों को एक स्त्री ने जन्म दिया है तो वजाइना यानी योनि मार्ग की ढिलाई हो सकती है, पर केवल वही कारण नहीं है कि आजकल की स्त्रियां प्लेजर नहीं अक्वायर कर पाती ड्यूरिंग द शारीरिक संबंधों टाइम पे, रिलेशन रखने टाइम पे। आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा इस बात का कि भारत में 60% महिलाएं ऑर्गेजम नहीं महसूस कर सकती। ओके, वो सिर्फ एक काम की तरह शारीरिक संबंध अपने पार्टनर के साथ रखती है, और ये बहुत सैड और ट्रैजिक चीज है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। उन्हें पता भी नहीं है इसके लिए किसको पूछे, क्या करे। इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। एक तो ऑर्गेजम जो एक वर्ड है, इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज टू यूज दिस वर्ड, बट इसका एक्चुअल मीनिंग किसी को पता नहीं है। ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का एक भाग है। ओके, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कभी भी ब्रेन से शुरू होती है। जी, आपके मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्त्री ने किसी पुरुष को देख लिया एंड उसके मन में कोई भावनाएं उत्पन्न हुई या माइंड में भावनाएं उत्पन्न हुई, वो आपके सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की पहली स्टेज होती है, जिसे एक्साइटमेंट या डिजायर कहा जाता है। जी, इस स्टेज में ये होता है, यूं होता है कि पहले आपको इच्छा जागृत होती है, उस वजह से आपके जनांग यानी नीचे के प्राइवेट पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ओके, इस स्टेज में ही पुरुषों को इरेक्शन आता है, यानी लिंग का कठोरपन चालू हो जाता है, सख्त होना स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी ये पूरा एलाबोरेट करने के पहले, कि स्त्री और पुरुष सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल दोनों में होती है। ओके, तो ये 4 स्टेजेस है इसमें, और ये दोनों भी स्त्री और पुरुष इसमें से जाते हैं। ठीक है, पहली स्टेज हमारी एक्साइटमेंट हो गई, दूसरी है प्लेटो फेज। इसमें क्या होता है कि और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस स्टेज में सांसें तेज होना, धड़कन का तेज होना, दोनों दिखाई देता है। जो कूल्हों के बीच में मांसपेशियां, जो मैंने पेल्विक फ्लोर मसल्स बताए, वो तन जाते हैं। इसी स्टेज के दौरान स्त्रियों को थोड़ा योनि मार्ग में गीलापन महसूस होता है, जिसको हम नेचुरल लुब्रिकेशन कहते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद की तीसरी स्टेज होती है ऑर्गेज्म। ये उत्तेजना का चरम पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ, इस ऑर्गेज्म के स्टेज में स्त्रियों को अलग अनुभूति होती है। पुरुषों का वीर्य स्खलन यानी इजैकुलेशन हो जाता है। सांसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीर्य स्खलन के पहले बहुत ज्यादा सांसें बढ़ना, धड़कन की गति बढ़ना, मांसपेशियां टाइट हो जाना, सख्त हो जाना, ये सब देखा जाता है। ऑर्गेज्म यानी
खत्म होने के बाद में रिजोल्यूशन या रेस्टिट्यूशन की फेज आती है, जिसमें जो चौथी फेज है, जिसमें स्त्री अपना शरीर उनका रिलैक्स हो जाता है, जो मांसपेशियां तन गई थी वो रिलैक्स हो जाती है, सांसें वापस नॉर्मल, धड़कन वापस नॉर्मल। पुरुषों का लिंग जो हाईएस्ट ऑर्गेजम में जब लिंग का साइज पूरा हो जाता है, जब मैक्सिमम साइज में पहुंचने के बाद लास्ट स्टेज में वो वापस नॉर्मल बैक होना चालू हो जाता है। उनका भी हार्ट रेट, सांसें वापस नॉर्मलाइज होना चालू हो जाती है एंड उनको भी एक अलग अनुभूति होती है, रिलैक्सेशन फील होता है। ये पूरे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है। इसमें ऑर्गेजम की बात कहें तो स्त्रियों में ऑर्गेजम 4 प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक स्त्री को अलग प्रकार का ऑर्गेजम आ सकता है। हाँ। अब ये ऑर्गेजम जो होता है, जो चरम सुख मैंने कहा है, वह अलग अलग स्त्री के जनांग के पार्ट के स्टिमुलेशन से आता है। उस हिसाब से 4 प्रकार बनाए गए। सबसे पहला है क्लिटोरल स्टिमुलेशन यानी क्लिटोरल ऑर्गेजम, जो क्लिटोरस को स्टिमुलेट करने के वजह से होता है। 70% स्त्रियों को, महिलाओं को इसी से ऑर्गेजम की प्राप्ति होती है। ओके। दूसरा होता है जी स्पॉट। जी स्पॉट आपने बहुत कॉमनली कहीं तो पढ़ा रहेगा कि जी स्पॉट, पहले इसके बारे में ये वाद विवाद चलता था कि एग्जिस्ट नहीं करता ये स्पॉट। और जी स्पॉट को जी स्पॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है ग्राफनबर्ग करके, उन्होंने कहा था कि जो योनि मार्ग या वजाइना है, जैसे ये योनि मार्ग है, हम समझिए, तो ऊपर का अंदरूनी ऊपर की सतह पे अगर आप फील करें तो एक डिफ्यूज सा एक पॉइंट होता है जो थोड़ा रफ लगता है, वही जी स्पॉट है। अब 2017 या 18 में यूएस में एक जगह पे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ उन्होंने किया है कंडक्ट, एक कैडेवर पे, एक फीमेल कैडेवर यानी मृत शरीर पे उन्होंने डाइसेक्शन किया है और वो जी स्पॉट ढूंढा है। तो अब तक तो यही था कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि है, ये बॉडी पार्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे सारी नसें जमी हुई है, सारी नर्व्स जो है वहां पे जाके एकत्रित होती है, इसीलिए उसको स्टिमुलेट करने से ऑर्गेजम आता है। ठीक है, सो जी स्पॉट एक ऑर्गेजम हो गया। तीसरा है अपाइकल, जो कि बहुत रेयर फीमेल्स में होता है, बहुत रेयरली कुछ महिलाओं में होता है। अपाइकल यानी जहाँ पे यूट्रस वजाइना में एंटर करता है और वजाइना जहाँ खत्म होती है वो एरिया, ये जो अंदर एकदम डीप है, उसको एपेक्स कहा जाता है। उसका स्टिमुलेशन वो बहुत ही कम स्त्रियों में देखा जाता है, बट है। और लास्ट और फोर्थ प्रकार जो ऑर्गेजम का है वो कंबाइन है, मतलब इन तीनों जो जगह को स्टिमुलेट करने पे, ऐसे कोई फॉर्चुनेट औरतें हैं जिनको ये तीनों ऑर्गेजम्स आते हैं और तीनों का कंबाइन भी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेजम फील किया जा सकता है। इंडिया में कहिए 60%, जैसे मैंने कहा कि औरतों को ऑर्गेजम फील नहीं होता है या वो नहीं अनुभूति कर पाती। इसका मेजर कारण है कि पता ही नहीं है कैसे स्टिमुलेट करना है। उस वीडियोस में ये नहीं दिखाया जाता कि आप रिलेशनशिप में हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है, एक मर्द है, एक औरत है, उनको एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया है, वो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिर आप अपने घर में मेरे घर। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में वैसा नहीं है। मेरा पार्टनर मेरे साथ ही रहता है, हमारे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकते हैं, हमारे एज जो पुरुष और स्त्री है उनके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकते हैं। झगड़ा हो गया, चाय गिरा दी, ये कौन साफ करेगा, कपड़े कौन लौटेगा, ये छोटी बातों के ऊपर होती है कहाँ सुनी हस्बैंड वाइफ की या कह लीजिए लिव इन पार्टनर्स की, ये उसमें नहीं दिखाया जाता। ठीक है। दूसरी बात, हार्डकोर सेक्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो हर औरत के लिए नहीं बना है। हालांकि कुछ औरतों को पसंद भी होता है, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन। उसके जीवन में उसके बुरे परिणाम होते हुए भी वो चीज चाह के भी नहीं छोड़ सकता। हैबिट होती है कि अगर हम चाहे तो हम उसको इच्छा शक्ति से छोड़ सकते हैं, पर एडिक्शन बहुत बार ऐसा होता है कि इच्छा होते हुए भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ ब्रेन डिजीज, इट्स अ क्रॉनिक ब्रेन डिजीज एंड इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज। रिलैप्सिंग यानी ये अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो ये पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। वो घड़ी घड़ी आ सकता है अनलेस आप ट्रीटमेंट में रहे लंबे समय तक। हमारी जिंदगी में सब कुछ ही उसकी वजह से बुरा चल रहा हो, फिर भी हमको रोक नहीं पाते, फिर भी हम वो क्यों करते हैं? हाँ, बिकॉज हमारा ब्रेन को वो हाईजैक कर लेता है, भले वो आदत हो या वो ड्रग हो या अल्कोहल हो या
स्मोकिंग हो, जो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया, इसके साथ फैमिली सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपकी जिंदगी में अगर आप किसी नशे को निकाल रहे हो तो उस जगह आप क्या डालोगे? तो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि वो नशे की जगह पे काम करे पर जिसका साइड इफेक्ट्स नहीं हो। तो आइदर आप किसी हॉबी को लीजिए या फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए, योगा शुरू कीजिए, या फिर कोई ऐसा काम कीजिए कि जो आपको खुशी दे। तो इसको रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली रहोगे तब वो नशा आपको घड़ी घड़ी क्यू देता रहेगा, ट्रिगर देता रहेगा। होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका जो भी भुगतान है उस इंसान को करना चाहिए। आप उसको बेल आउट नहीं करोगे तो उसकी जिंदगी में हम बोलते हैं कि रॉक बॉटम बोलते हैं कि वो आ जाना कि मेरे अभी मुझे छोड़ना है नशा, ये जल्दी आएगा। आप जितना उसको एनेबल करोगे ये सोच के कि नहीं मैं बचा रहा हूँ समाज के डर से या उसको हेल्प करने के डर, तो उसका नशा बढ़ता है। तो ये सारा एनेबलिंग हो रहा है क्या, कैसे आप हैंडल कर रहे हो, ये सब चीजें हिस्ट्री टेकिंग में और पहले केस एनालिसिस में। ये तो मैंने सचमुच कह रही, मैंने बहुत लोगों को, मम्मी डैडी को, मोस्टली मम्मी डैडी को कहते सुना है, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये शिकायत तो चलती रहती हैं, इनका क्या है, चलती रहती हैं। अरे भाई वो पहले वाले जमाने अलग थे जो चलती रहती थी, आज के टाइम में चलता नहीं रहता है। क्यों शादी बचानी मुश्किल हो रही है आजकल? क्योंकि चलता नहीं रहता है ना। आज ही डेट में आप ही देखो, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा जो शादी ना बचने का सबसे कारण ये हो रहा है कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। बोथ आर कपल जो है पार्टनर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वो बोलते हैं जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मेरा खर्चा खुद चला सकता हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए ना, मुझे समझना चाहिए ना। वहां समझ में कमी आती है, बस वहीं पे डिवोर्स करते हैं। और वो टाइम जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो सबसे पहले मेरी अपील है, या सजेशन है, या रिक्वेस्ट है कि अपने गैजेट बंद कर दे। आप अपने गैजेट के साथ में अगर अपने पार्टनर को सुन रहे हो तो भाई नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान बट रहा है। और बटना पसंद नहीं है फीमेल को कभी भी। फीमेल में एक गुण है कि उसको बटना पसंद नहीं है। अगर वो हस्बैंड अगर सिर्फ ऐसा मोबाइल लेके सिर्फ देख भी रहा है ना, बैठ के कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ देख भी रहा है, तो भी फीमेल को बहुत दिक्कत होती है कि भाई तुम, जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम मोबाइल क्यों देख रहे हो। और ये सबसे बैड हैबिट है कि अगर आप किसी पार्टनर से बात कर रहे हैं तो क्वालिटी टाइम दो उसको, बैठ के गैजेट, हाँ भाई बैठो आप हमारे पास में। अगर वो नहीं भी बैठ रही है, वो काम करते बात कर रही है, आप आराम से बैठ जाइए, हाँ ठीक है मैं सुन रहा, बताइए। और कई बार फीमेल, 90% फीमेल बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ सुनाने के लिए आपको बातें बताती है, उनको सिर्फ आपको शेयर करना है, इसलिए बता रही हैं। हाँ। वो आपसे कोई अच्छी से राय नहीं मांग रही हैं। जबकि मोस्टली मेल्स क्या करते हैं, अपनी वाइफ को ना बहुत अच्छी सजेशन देते हैं। अच्छा उसने तुमको ऐसे बोला तो तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तुमने मतलब सजेशन देते हैं। सजेशन नहीं चाहिए उसको भाई, शी इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, उसे क्यों चाहिए आपको सजेशन? लेकिन वो शेयर कर रही है क्योंकि उसके पास आप ही हैं इकलौते जिससे शेयर करेगी वो। अब जाके पापा मम्मी से नहीं बोलेगी सारी बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें, अपने ऑफिस की कलीग्स की बातें, वो आपको सिर्फ सुनना है एक बार। हाँ वो पूछती है आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो सजेशन दीजिए ना उसको। मांगने पर सजेशन दीजिए, बिना मांगे प्लीज सजेशन मत दो। नहीं तो वो जो फीमेल है ना, वो बोलती है यार इतना छोटा समझ रहा है कि मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या, ये वाली भावना दिमाग में आती है। आज के डेट में जो रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात होती है वो बढ़ती जा रही है। हमें क्यों जरूरत है रिलेशनशिप काउंसलिंग का? हमें क्यों जरूरत है? देखिए रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात है, जब भी कभी हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ना। अगर हमारे हेल्थ को कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या हमें लग रहा है कि आ सकती है, तो हमें अपने काउंसलर से या एक्सपर्ट से मिलना ही चाहिए। बिकॉज जो प्रॉब्लम अभी भी जस्ट आई है तो वो हमें जल्दी से ठीक हो जाए या आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आए ना। जैसे हम लोग एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्यों कराते हैं कि नाउ आई एम फिट, है ना, आगे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है या हम ठीक, तो एक मेंटल जो होता है रिलेशन में एकदम ठीक हूँ, इसके लिए हम लोग कराते हैं। सेम रिलेशनशिप काउंसलिंग अगर आप कराएंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे बने रहेंगे। और अच्छा रिलेशनशिप अगर घर में आपके है तो बोलते हैं ना कि अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी है। तो पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड करती हैं, तो वो सबसे पहले वो ठीक होना बहुत जरूरी है। तो उसको होता है तुम क्रिएटिव ज्यादा हो, वो क्रिएटिव नहीं हो, तो या तो पहले डिस्कस कर लें, और अगर डिस्कस नहीं किया है तो एक्सेप्ट करें।
या पहले अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए कि मैं घर में जाऊं तो मेरे लिए फूल की वो बिछे रहे, ये रहे वो रहे, तो वो अभी एक मेरा एक आया था अभी एक केस, शादी 3 महीने हुए थे, तो उसको डे 1 से शिकायत थी लड़की को। डे 1 से ये शिकायत थी मेरे को, मैं जब से इस घर में आई मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है मुझे। तो मैंने उनको ये पूछा गर्ल से कि बेटा ठीक है नहीं दिया गया, आई एक्सेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट आपको क्या चाहिए था? कभी आपने बताया कि अपने हस्बैंड को कि व्हाट इज स्पेशल फॉर यू? उन्होंने अगर कमरा सजवाया, सिर्फ 2 फूल की माला लगा दी और बुके रखवा दिए, उनके लिए वो स्पेशल था ना। आपके लिए था कि बलून नहीं लगा, ये नहीं लगाया, तो वो आपके लिए स्पेशल था। ये पर्सनलाइज्ड है ना। तो आपने पहले डिस्कस करते हैं शादी से पहले कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, करना है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ का ये इवेंट है, स्पेशल इवेंट है, इसके बाद शादी बार बार तो होती नहीं है, एक ही बार होती है, तो मैं इसको स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो डिस्कस ना फर्स्ट। अगर आप मन में सोचोगे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो या मेरे अनुसार हो, तो नहीं होता है। तो गर्ल्स को भी यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर मम्मी डैडी नहीं पूछ रहे हैं, लेट्स डिस्कस अपने हस्बैंड से कि आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, मुझे बहुत तीखा पसंद है, तो हम इसको बीच में करके कैसे कर लें कि एक डिश तीखी बन जाए, एक डिश मीठी बन जाए, तो हम करके तो वो कर सकते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट कि वो एक्सेप्टेंस है क्या? हम लोग अपने अपने ईगो में रहते हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, या आपका बॉयफ्रेंड हो, या आप जो भी एक परिभाषा देना चाहे उस रिलेशनशिप को, आप जिसके साथ भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपने आप को इंटीमेट कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ जाने के पहले आपकी बॉडी सच में हेल्दी है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल है, आपकी बॉडी सेफ फील कर रही है या नहीं कर रही है उस इंटीमेसी के लिए। इसके लिए पहले आप अपने आप में हेल्दी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो समझना है। इट्स सेक्सुअल हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ, आपका वेलबींग, आपका खुद का कंफर्टेबिलिटी, ये बहुत मायने रखता है किसी भी इंटीमेसी में जाने के लिए, किसी भी के मतलब जिस भी पर्सन के साथ आप इंटरकोर्स में जाते हैं। तो अगर मोटा मोटी कह सकती हूँ तो एक ही कहूँगी कि सेक्सुअल हेल्थ को लेके समझने के लिए सबसे पहले इस धारणा को निकालना पड़ेगा कि हम सेक्सुअल हेल्थ मतलब सिर्फ पुरुषों का हेल्थ नहीं होता, सेक्सुअल हेल्थ विमेन का होता है, जहाँ पे हम महिलाओं के प्लेजर मतलब महिलाओं के सुख की बात करते हैं, प्लेजर की बात करते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं बहुत सालों से, मतलब सालों से क्या, ये एक रूढ़ी ही बन चुकी है कि जहाँ पे हम सेक्स की बात करते हैं तो पुरुष को सुख मिलना, पुरुष को सुख प्राप्ति होना, उसको प्लेजर मिलना, इसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि यही एक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे धारणाएं बदलती गई, महिलाओं ने सामने अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया, कई आंदोलन भी हुए। लेकिन बात यही आती है कि हम महिलाओं को खास करके जब हम इंटरकोर्स की बात करते हैं या किसी भी अपने जो भी हमारा रिलेशन जिसके साथ भी है, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो या पार्टनर हो या बॉयफ्रेंड हो, हम उस वक्त उसके साथ जो भी हम, जैसे हम इंटरकोर्स कहें या फिर हम इंटीमेसी कहें, जो भी है, चाहे हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना कहें, जो भी टर्म हम इस्तेमाल करें अलग अलग जगह पे, उस वक्त क्या आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उस एक्ट के लिए रेडी है? क्या बच्चा पैदा करना है, बस शादी हो गई, अब मुझे इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है और मैं बस खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी हो गई है और अब मुझे 1-2 साल में बच्चा करना है, फैमिली बढ़ानी है, क्योंकि हमारे परिवार तो वैसे ही हमें प्रेशर देते हैं कि जैसे अब शादी होगी बेटा, कब हमें दादी बनाओगी, कब हमें नानी बनाओगी, तो यही होता है दिमाग में। लेकिन कोई भी इस दृष्टिकोण से समझना नहीं चाहता है कि क्या जब भी शादी होती है तो एक महिला और एक पुरुष, जो हस्बैंड वाइफ जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो जब हम फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक ही चीज कह सकते हैं कि वो जिस भी जगह पे हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, कहीं पे भी हो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस का एक ऐसा सोर्स बढ़ाना चाहिए। जैसे हम फैमिली काउंसलिंग की बात करते हैं, वैसे ही खास करके सेक्स एजुकेशन की बात, जहां हम हमेशा कहते हैं सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी देना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ सेक्स एजुकेशन हर जगह पे उन लोगों को देना चाहिए जहां पे हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जहां हमें लगता है कि बहुत सारा मतलब फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे शादी हो गई और पता चला कि 2 साल में 2 बच्चे हो गए, लेकिन 2 बच्चे हो रहे हैं, उस महिला का हेल्थ कैसा है,
वो फिजिकली कितनी वीक है, स्ट्रांग है, वो इमोशनली कितनी स्टेबल है, उसका अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप है, ये चीजों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। क्या कभी उस महिला के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है सेक्स की वजह से, ये समझने के लिए कोई नहीं चाहता है। तो नहीं कुछ तो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में एटलीस्ट सेक्स एजुकेशन को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस हो, लोग इसके ऊपर काम करें। और खास करके जब भी हम कपल की बात करते हैं, मैरिड कपल की बात करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनकी शादी होती है, चाहे वो नई नई शादी होती है, उन्हें पहले तो बिठा के समझाना चाहिए कि ठीक है अभी शादी हुई है, उसकी उम्र कितनी है, उसको सेक्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वो प्लेजर जो होता है, जो सुख की बात करते हैं, वो सिर्फ इन आदमी को ना मिले, वो उस औरत को भी मिले। वो औरत जब उसके साथ चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाए, लेकिन वो अपने आप में सेफ और कंफर्टेबल फील करे। सिर्फ ये सोच के नहीं कि उसके साथ मेरी शादी हुई है, ये सोच के कि वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करके कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बन करके अच्छे रिलेशनशिप में जाके आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र की अनप्लान प्रेगनेंसी की, तो अनप्लान प्रेगनेंसी क्या है और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी ज़रूर। तो अभी हमने जैसे बात की कि जहाँ पे हम लोग शादी में कहते हैं कि फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, और जिस वक्त शायद कई बार ऐसे हो सकता है कि हम लोग कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है। और इसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब महिलाएं अनएक्सपेक्टेड वे से, जहां हम सोचते हैं कि महिलाएं मेंटली और फिजिकली और इमोशनली भी एक फैमिली बढ़ाने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा फोर्सफुल सिचुएशन उनके ऊपर आता है जहां पे काफी बार अनसेफ सेक्स जब होता है, उस वक्त महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी होती है। तो अनप्लान प्रेगनेंसी से जब हमें बचने की बात आती है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन हर तरीके से होता है, महिलाओं के लिए हो या पुरुषों के लिए हो। तो यहाँ पे जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए कई रास्ते हैं आपके पास। चाहे आप कॉन्डोम यूज कर लीजिए, चाहे आप पिल्स यूज कर लीजिए, चाहे जिसे हम कहते हैं, चाहे आईयूडी यूज कर लीजिए, जो खास करके महिलाएं कई बार यूज करती है, जिसे हम कॉपर टी भी बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे साधन है, सोर्सेस है हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर हर जगह पे। हमारा मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि महिलाओं को अनप्लान प्रेगनेंसी से बचने के लिए और खास करके सेफ सेक्स करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादातर हमारे देश में कॉन्डोम को यूज़ करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि महिलाएं साथ साथ पिल्स भी बहुत बार खाती है, लेकिन वो पिल्स खाना महिलाओं के लिए इतना सेफ नहीं होता है, कई बार उनके बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर आपका जैसे कहा जाए कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ हर दिन सेक्स करता है, चाहे नए शादीशुदा हो चाहे नहीं नए शादीशुदा हो, लेकिन या एक दिन छोड़ के या एक हफ्ते में अगर 4 बार सेक्स करते हैं या 5 बार सेक्स करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो महिला के बॉडी पे उसका कितना इम्पैक्ट होता होगा। वो महिला चाहे दिन भर घर में काम कर रही हो, चाहे जॉब पे जा रही हो, मतलब उसका बॉडी पे जिस तरीके से इम्पैक्ट होता है, और साथ साथ वो महिला अपने आप को एक सेफ जोन में रखने के लिए या अपने आप को अनप्लान प्रेगनेंसी से बचाने के लिए कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लेती है, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनके बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, जो इम्पैक्ट बहुत ही उनके लिए खतरनाक होता है। कि जब वीमेन इंटरकोर्स में जाती है, तो उस टाइम में वीमेन, जैसे आप बता भी रही है कि पेन होता है जी, तो वो जो पेन होता है जो कि टॉलरेट भी नहीं कर पाती है जी, तो ये क्यों होता है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं जी? सो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको मेडिकल टर्म में डिस्पेरोनिया कहा जाता है। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और बहुत कॉमन कारण है वजाइनल ड्राइनेस, जिसके बारे में हमने बात की। यानी जब शारीरिक संबंध रखे जाते हैं तो नेचुरल गीलापन जो आना चाहिए योनि में, वो नहीं हो पाता। हाँ, इसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है कि हार्मोन की कमतर हो और बढ़ती उम्र। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है योनिक मार्ग का संक्रमण, बार बार वजाइना में इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इनके इन्फेक्शन की वजह से इट बिकम्स पेनफुल, क्योंकि डिस्चार्ज आते रहता है वहाँ पे, इस वजह से। तीसरा कारण हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल कॉज, जैसे किसी की डिलीवरी हो गई है, वहाँ पे नीचे की जगह में टाके गिरते हैं योनि मार्ग में, वो ठीक से हील ही नहीं हुआ और फिर उसको वहाँ पे पेन हो गया। अब ऐसे भी पेशेंट है जो 10-15 साल बाद कहते हैं कि मुझे वहाँ पे अभी भी दुखता है रिलेशन रखने में, और बेचारी 10-12 साल से सहन कर रही है।
दूसरा स्ट्रक्चरल कॉज ये भी हो सकता है कि उसको एंडोमेट्रोसिस या एडिनोमाइसिस जैसे बीमारियों की दिक्कत हो। वो एक एंटायरली अलग टॉपिक है, गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजी है ये, जिसमें पेनफुल सेक्स एक सिम्टम होता है जो ठीक किया जा सकता है सर्जरी के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी कॉमनली देखा जा रहा है इज वजाइनिस्मस। मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है या नहीं। वजाइनिस्मस यानी जब कोई स्त्री शारीरिक संबंध रखना चाहती है, ठीक है, या जब भी कोई स्त्री के लिंग पेनिट्रेशन के वक्त या टैम्पॉन पेनिट्रेशन के वक्त या डॉक्टर की जांच के दौरान कोई उपकरण के पेनिट्रेशन के वक्त तकलीफ हो और जिसके लिए स्त्री महिला पहले से ही सम्मति दे चुकी है और वो स्वखुशी से वो करना भी चाहती है, लेकिन जो मांसपेशियां, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स मैंने जो कहा है, वो इतनी कस दी जाती है कि ये पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, उसे वजाइनिस्मस कहा जाता है। एंड दिस इज इनवॉलंटरी, ये अपने आप होता है। ओके, इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट इस तरीके से करूंगी कि वजाइनिस्मस के बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं। ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स जैसा है, जैसे अगर मैं आपके आंख में ऐसे कुछ डालने जाऊं तो आप ब्लिंक करेंगे, तो हम इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। वैसे रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है वजाइनल मसल्स का और पेल्विक फ्लोर के मसल्स का। तो वो वुमन सिंपल एग्जामिनेशन के लिए भी रेडी नहीं होगी, ठीक है, गायनेक एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेक्सुअल एक्ट, यानी जो सेक्स का मेन एक्ट है उसके बारे में अपने दिमाग में पहले से निगेटिविटी उनके है। जैसे न्यूली मैरिड लड़की है, वो अपनी बहन या लड़की जो मैरिड सहेली है उनसे पूछती है कि क्या होता है, कैसे होता है। वो पहले तो बहुत दुखता है, ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, वो उसको इतना ही याद है कि खून निकलता है और दर्द होता है। जी बिल्कुल, ये अच्छी चीज उन्होंने बताई नहीं कि अच्छा भी लगता है या जो भी व्हाटएवर उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया। ये एक हो गया। दूसरा, रिलीजियस पर्पस के हिसाब से, उन धार्मिक कारणों के उनको लगता है ये गलत है, ये अच्छी चीज ही नहीं है, उसके बारे में ना बात करना अच्छी बात है, ना ये करना अच्छी बात है। गुड गर्ल सिंड्रोम हम इसे कहते हैं। जी ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण का निगेटिव थॉट्स अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स। लिंग का आकार और योनि का आकार, इनमें डिफरेंस है। उनको लगता है ये फिट कैसे होगा, तो वो एक अलग उसके बारे में निगेटिव इम्पैक्ट पाल लेती है दिमाग में कि ये तो सही नहीं है, ये तो ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए। तीसरा, सेक्सुअल अब्यूज जो बचपन में हुआ गया है या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे कोई अंकल या चाचा है जिन्होंने आके आपको लाड या प्यार किया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर दी गई, उस चीज का निगेटिव ट्रॉमा बहुत सी बच्चियां मन में रख के चलती है और फिर वो उनको अडल्टहुड में परेशान करता है। तो उनको इस चीज को लेके एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेन से स्टार्ट होता है। वहां निगेटिव थॉट्स है आपके, तो आप वो एक्साइटमेंट के स्टेज में आप जाओगे ही नहीं। नेक्स्ट ये आ रहेगा कि वजाइना या योनि मार्ग में कोई चोट लग गई है, डिलीवरी के बाद कह लीजिए, या किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने ठीक से एग्जामिन नहीं किया, उसको नाखून लगे, उसको तकलीफ हो गई है, जो भी उपकरण लगे उसके वजह से। तो ये सब कारणों के वजह से वो जो पेशेंट या महिला कही है वो इतनी डर जाती है, सहम जाती है कि वो कोई भी पेनिट्रेशन को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन कहते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। हम उनको समझाना चाहिए कि ये एक नेचुरल है, इस बारे में बात कर सकते हैं, एक नेचुरल एक्ट है, उसी से हम इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है। मैं शुरुआत ही ऐसे करती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं किया होता तो आप नहीं होते थे। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में नेगेटिव थॉट्स आप मत रखिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में भी आप नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। वो काउंसलिंग का पार्ट है, हर एक पर्सन का अलग होगा। कपल थेरेपी होगी, उसमें हस्बैंड को समझाना चाहिए कि जबरदस्ती कर नहीं सकते आप, जबरदस्ती भी होती है बहुत केसेस में, वो आप नहीं कर सकते, आपको समझाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट मत होइए, आपके वाइफ को समझ के, आपकी पार्टनर है तो आपको उनको समझ के लेना पड़ेगा। इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वजाइनल डायलेटर्स, जहाँ पर वजाइनल डायलेटर्स यानी प्लास्टिक के पेनिस होते हैं छोटे छोटे, धीरे धीरे बढ़ते हुए साइज के होते हैं। हम छोटे साइज से उनको सिखाते हैं, ये आप खुद से अपने आप अंदर इंसर्ट कीजिए धीरे धीरे। 1 हफ्ता आपको इंसर्ट करना है, सुबह शाम। मैं बताती हूँ कि नहाने के वक्त एक बार कीजिए और रात में सोने के पहले एक बार कीजिए।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम वजाइनल डायलेटर का साइज बढ़ाएंगे वो कंफर्टेबल होती जाती है। इसको कालावधि लगभग 3 महीने का लगता है। 3 साल सॉरी। कहीं पे भी अपने आप को सोचते हैं कि मैं यहीं तक आगे कंफर्टेबल हूँ और इसके आगे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वहाँ पे आपके डिसीजन का, चॉइसेस का रिस्पेक्ट किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ वो आपको समझ सके। वही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है और वही एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ। ऐसी कोई दुनिया में भगवान ने कोई ताला नहीं दिया जिसकी चाबी ना बनाई हो। तो कोई प्रॉब्लम बनती नहीं है बिना सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन सबका होता है ना।